वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे है और हमारे महात्मा गांधी जी का भी बर्थडे है। दिन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के कोट से करते हैं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये कोट या फिर इस प्रकार के बहुत सारे कोट्स पर हमने बहुत बार डिस्कशन की है, फिर भी बार बार इस प्रकार के कोट्स हम क्यों डिस्कस करते हैं? द रीजन इज डियर फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही डीपर कोर में हमें इस बात को बैठाना है, हमें इस बात को समझना है कि जो हम आज करेंगे ना, वो हमारे फ्यूचर को पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली प्रभावित करेगा। अगर आज आप आलस करेंगे तो फ्यूचर उतना ही डार्क रहेगा। आज अगर आप मेहनत कर लेंगे, थोड़ी हिम्मत कर लेंगे, तो फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा। सिंपल इज दैट। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर कोई भी चीज़, राइट, जो भी चीज़ करने से आपको डर लग रहा है, और ये होता है, जैसे फेलियर का फियर होता है ना, वैसे सक्सेस का भी फियर होता है। और बहुत बार क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, वी कैन अचीव दैट थिंग, लेकिन फिर भी हमारी हिम्मत नहीं चलती उस चीज़ को करने की। तो उसके लिए क्या करें? कोई प्रोफेशनल कोचिंग क्लास को ज्वाइन कर ले या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे, कोई गुरुजी को? नो डियर फ्रेंड्स, सिंपल चीज़ है, स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आज से ही वो छोटे छोटे स्टेप्स उठाना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर हर रोज आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स उठाएंगे, 6 महीने के अंदर आप वहां पर पहुंच जाएंगे। मीन्स आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतना प्रोग्रेस कर सकती हूं या फिर कर सकता हूं। यू विल बी देयर। आज से ये बेबी स्टेप्स उठाना स्टार्ट कर दीजिए। एंड रिमेंबर, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। 2 अक्टूबर एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम करने वाले हैं, राइट। ओके, सो इट्स बेसिकली अबाउट मालदीव्स। और 2 आर्टिकल्स, ये द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और ये वाला जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। ये 2 आर्टिकल्स को अगर हम समझ लें तो मालदीव्स और इंडिया की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता चल जाएगी, राइट। मैप को भी देखने वाले हैं ऑफ कोर्स। इसके अलावा 4 टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, right? So let's quickly crack on with this one. Change in Maldives. India must engage with the new government in Malé and deepen ties. अब आपको पता चल ही गया है, ये टैगलाइन जो भी पढ़ लेगा उसको पता चल जाएगा कि मालदीव्स में जो बदलाव आया है वो हुआ है सरकार में बदलाव। और अगर आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स को जानते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ों को जानते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ये एक ही लाइन पढ़ने से पता चल जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू प्रिपेयर, राइट, कि इंडिया मस्ट एंगेज विथ द न्यू गवर्नमेंट इन माले एंड डीपन टाइज। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो मालदीव्स में जो नई सरकार बनी है वो एंटी इंडिया हो सकती है या फिर प्रो चाइना हो सकती है। शायद एंटी इंडिया ना हो लेकिन प्रो चाइना हो। तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत को नई सरकार माले यानी कि मालदीव्स का जो कैपिटल में नई सरकार बनी है, तो सरकार के साथ और ज़्यादा टाइज को डीप करने की कोशिश करनी चाहिए। मालदीव्स क्या अमेरिका के आसपास हैं? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। वी ऑल नो मालदीव्स जो है बहुत सारी, मीन्स हमारी जो हिंदी फिल्में हैं उसमें भी बहुत सारे गाने, ये लड़की लूट के मन मेरा लगे, आई थिंक वो भी जो सलमान खान और कैटरीना का एक बहुत ही फेमस गाना है, तो वो भी मालदीव्स में शूट किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी फिल्में जो हैं वहाँ पर, जब गोवा की बात बताई जाती है लेकिन वो एक्चुअली गोवा नहीं होता है, वो एक्चुअली मालदीव्स के बीचेस जो हैं वो हमें दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि ये गोवा है। तो मालदीव्स जो है बहुत ही खूबसूरत है और आजकल रील्स का ज़माना है और प्री वेडिंग का ज़माना है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो मालदीव्स प्री वेडिंग के लिए जाते हैं, हनीमून के लिए जाते हैं, तो काफ़ी फेमस है। नाउ डियर फ्रेंड्स, एज यू कैन क्लियरली सी, दिस इज मालदीव्स हियर, राइट। माले उसका कैपिटल है और ये रहा हमारा देश भारत। इंडियन ओशन का ये आइलैंड नेशन है, भारत से बहुत नज़दीक है। मीन्स सबसे नज़दीक अगर कोई देश मालदीव्स है तो वो कौन सा है? ऑफ कोर्स हमारा देश भारत है। नाउ डियर फ्रेंड्स, आपके लिए एक होमवर्क है और ये होमवर्क सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए है। जो करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिएगा, करेंगे तो आपका ही फायदा होगा। मालदीव्स जो है उसका एक अच्छा मैप गूगल कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, राइट। इसलिए मीन्स मुझे 2 क्लिक्स लगते हैं। आई हैव सम मैप्स ऑफ मालदीव्स एज वेल, लेकिन सारी चीज़ें प्लेट में जब आ जाती है ना, तब बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिर आलस में चली जाती है, तो हमें वो चीज़ें याद भी नहीं रहती है। नॉलेज के लिए एफर्ट्स बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही नेटफ्लिक्स देखेंगे या फिर यूट्यूब के दूसरे ऐसे एंटरटेनमेंट के वीडियोस देखेंगे, कोई मेहनत नहीं है, चलता जाएगा, आप देखते जाइए। लेकिन स्टडीज़ के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जितनी मेहनत लगाएंगे आप उतनी ही नॉलेज आपकी बढ़ेगी। ये नॉलेज और मेहनत का एक रिलेशन है, राइट। एनीवेज,
तो डियर फ्रेंड्स, मैप में आपको क्या ढूंढना है, मैं आपको यहाँ पर चीज़ें कुछ लिख दे रहा हूँ, आप देखिएगा इसको। 1.5 डिग्री चैनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है ये, राइट। ये चैनल का मतलब है कि लेट्स से दो आइलैंड्स जो हैं उनके बीच में अगर पानी का रास्ता है तो इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। जैसे इंग्लिश चैनल हैं, ये 1.5 डिग्री चैनल है। फिर अंडमान एंड निकोबार में भी कुछ चैनल्स हैं, वो क्या है वो भी देख लीजिए। चलिए ये एडिशनल आपको एक अंडमान निकोबार की जो चैनल्स है वो भी देख लीजिएगा। देन यू हैव 0 डिग्री चैनल, ये दो चैनल जो हैं ये आप देख लीजिएगा, ये मालदीव से गुजरती हैं। और मुझे लगता है क्योंकि मालदीव्स में सरकार चेंज हुई है, मालदीव्स जो है वो काफ़ी न्यूज़ में भी रहेगा इन टर्म्स ऑफ इंडिया, तो आपको इजीली मालदीव्स का एक जियोग्राफिकल प्रश्न पूछा जा सकता है। और अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे ए और बी दिया गया होगा आपको, और यहाँ पर अलग अलग चैनल्स के नाम लिखे गए होंगे, और फिर यहाँ पर आइलैंड्स के नाम लिखे गए होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल 1 डिग्री चैनल, तो यहाँ पर लिखा गया होगा लेट्स से मालदीव्स। फिर XYZ डिग्री चैनल, तो यहाँ पर लिखा गया होगा अंडमान एंड निकोबार। फिर आपको देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, कौन सा गलत है, राइट। आप इस प्रकार के MCQs देखते हैं, तो ये एक चीज़ जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक है मोहम्मद मिर्जू। ये मोहम्मद मिर्जू साहब जो हैं इनकी जीत हुई है, और अभी तक जो प्रेसिडेंट थे एबू सोली, तो इनकी इलेक्शन में हार हुई है। मिर्जू साहब जो है उनको 54% वोट मिले हैं, सोली साहब को 46%। तो मालदीव्स में अब एक नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं, इनका नाम है मोहम्मद मिर्जू साहब, ठीक है। ये रिजल्ट जो है इसको कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच में एक कॉन्टेस्ट बताया जा रहा था, और यहाँ पर ऑफ कोर्स जो सोली साहब हैं वो इंडिया के प्रो इंडिया थे, या फिर इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस, मोदी साहब के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस, राइट। और ये जो मोहम्मद मिर्जू हैं, तो वो एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, PPM पार्टी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये PPM पार्टी के जो पुराने लीडर्स हैं ना, वो एंटी इंडिया रहे हैं और प्रो चाइना रहे हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये जो इलेक्शन चल रहा था, कैंपेन चल रहा था, तो इसको इंडिया वर्सेस चाइना का कैंपेन ही बताया जा रहा था, कि बैकग्राउंड में इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे के साथ कंटेस्ट कर रहे हैं मालदीव्स में, और फाइनली यहाँ पर चाइना की जीत हुई है, या फिर चाइना प्रो चाइना प्रेसिडेंट जो है उसकी जीत हुई है, प्रो चाइना पार्टी की जीत हुई है, और प्रो इंडिया पार्टी जो है उसकी हार हुई है। सोली साहब जो हैं वो MDP नाम की पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इनकी हार हुई है। और लॉस के पीछे एक रीज़न बताया जा रहा है, एक तो है एंटी इंक्यूबेंसी। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल राजस्थान एक ऐसा केस है, हमारे देश में दूसरे भी ऐसे राज्य है, आई थिंक हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा होता है हर बार, कि एक बार अगर कांग्रेस की सरकार है तो नेक्स्ट टाइम बीजेपी की आएगी, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद बीजेपी। तो लोग जो हैं वो हर 5 सालों में सरकार चेंज करते रहते हैं, तो दिस इज़ वन रीज़न। दूसरी चीज़ इकोनॉमिकल इश्यू। मालदीव्स आपको बताया, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, कि फिल्मों के लिए, हनीमून के लिए, टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है। तो कोविड और इन सारी चीज़ों की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठप हुई। तो ये कुछ ऐसा रीजंस है जिसकी वजह से सोली साहब की सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थी। इसी के साथ PPM जो है उसने इंडिया आउट कैंपेन भी किया, कि भारत को हटाओ यहाँ से, और सॉवरेनिटी को लेकर इश्यूज हैं, कि भारत की मिलिट्री जो है वो यहाँ पर ऐसे स्टेशंस क्रिएट कर रही है, अपने मिलिट्री बेस बना रही है। तो कहीं ना कहीं फिर मीन्स जैसे हम डरते हैं ना कि अमेरिका को अगर हम यहाँ पर बेस बनाने देंगे, तो फिर जो इतिहास में हुआ था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और फिर धीरे धीरे पूरे देश को कंट्रोल कर लिया, वैसे अमेरिकन ऐसा करेंगे, या फिर अमेरिकन को आप फिर वापस घर नहीं भेज पाएंगे। तो इन द सेम वे, राइट, मालदीव्स के जो लोग हैं वो ये कहते हैं, या फिर ये जो PPM पार्टी है उसका कहना ये था कि भारत जो है वो यहाँ पर एक बार मीन्स बेसिस तो हैं ही भारत के, मीन्स अब भारत वापस नहीं जाएगा, तो भारत को निकालना है यहाँ से। भारत के लोग और भारत जो है वो यहाँ से वापस जाए, ये मालदीव्स हमारा देश है, हम यहाँ पर सारी चीज़ें तय करेंगे, भारत यहाँ पर इंटरफियरेंस करे। तो इस प्रकार के कैंपेन जो हैं वहाँ पर चल रहे थे। फॉर्मर प्रेसिडेंट है यामीन, राइट, ये यामीन साहब जो हैं इनके फ़ोटो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे। अभी आप ये चीज़ याद रखिए कि यामीन जो हैं ये अभी तो जेल में बंद हैं, राइट, और ये पूरे एंटी इंडिया कैंपेन्स उन्होंने चलाए हैं। इंडिया के साथ रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गए। मुझे आज भी याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं 2015 में 4 आइलैंड्स की यात्रा पर निकलने वाले थे, राइट। एक है श्रीलंका,
फिर एक है मालदीव्स, सेशल्स हैं और मॉरिशस, राइट। तो फिर एंड टाइम पर मालदीव्स जो है वो कैंसिल किया गया, वो श्रीलंका गए, सेशल्स गए, मॉरिशस गए, लेकिन मालदीव्स कैंसिल हुआ। उस समय पर यामीन जो है 2015 में प्रेसिडेंट थे और वो बहुत ही एंटी इंडिया और प्रो चाइना है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, और उन्होंने करप्शन के केसेस भी बहुत चल रहे हैं उनके ऊपर, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो सोली साहब की सरकार जब बनी, यामीन सरकार गई और सोली सरकार आई, तो उन्होंने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया। और हमारे मोदी साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पर विजिट भी की थी, आपको ये चीज़ें याद होगी। अभी जो मित्जू है, सॉरी मुइजू, तो मुइजू साहब की जो जीत हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने उनको फ़ोन में कॉन्ग्रेचुलेट भी कहा है और यही आशा की है कि इनकी नई सरकार जो है इसमें इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन जो हैं वो और ज़्यादा फलेंगे फूलेंगे। इकोनॉमी, डेट रीपेमेंट, ये सारे इश्यूज़ को मीन्स हाईलाइट कर रहा है भारत, राइट। श्रीलंका जो एक कर्ज में डूब गया, राइट, हम्बन टूटा के बाद कैसे चाइना के डेट ट्रैप में आ गया, तो ये सारी चीज़ें भारत जो है वो हाईलाइट करने की, समझाने की कोशिश करें कि देखिए अभी चाइना बहुत बड़े बड़े वादे करेगा, लेकिन फ्यूचर में आपको ये सारे इश्यूज होंगे और उस समय पर सिर्फ एक ही देश आपको काम आएगा, एंड दैट इज ऑफ कोर्स आवर कंट्री इंडिया। अब ये जो नई सरकार बनी है, तो जो प्रेसिडेंट यामीन, मैंने आपको बताया ना कि वो जेल में है, तो अभी उनको जेल से रिहा किया जाएगा नहीं, वी आर नॉट श्योर। उनको 11 साल या फिर 12 साल की ऐसी कोई सज़ा जो है वहाँ की कोर्ट ने सुनाई है। अब इंडिया और चाइना और यूएसए का भी इंटरेस्ट यहाँ पर है, तो ये तीनों देशों को कैसे बैलेंस करके चलेगा मालदीव्स, ये हमें देखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स ये मालदीव्स ज़ीरो सम गेम को अवॉइड करेगा। ज़ीरो सम का मतलब ये होता है कि आप लेट्स से चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया का नुकसान हो जाए, तो इसको कहते हैं ज़ीरो सम, राइट। कि सिर्फ एक ही मीन्स एक की जीत और एक की क्लियरली हार, इस प्रकार की गेम्स जब खेली जाती है, पॉलिटिकल गेम्स, लेट्स से जियो पॉलिटिकल गेम्स, तो दैट इज कॉल्ड जीरो सम गेम। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स मालदीव्स जो है वो जीरो सम गेम को अवॉइड करेगा, वो चाइना से भी रिश्ते रखेगा, इंडिया से भी और यूएस से भी। मीन्स समझदार सरकार जो है वो यही चीज़ करेगी, राइट। कि बड़े बड़े जायंट्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, टाइटन्स राइवलरी में हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो ऐसे छोटे देशों को हो जाता है जब ये तीनों बड़े बड़े देश जो हैं वो, खास करके इंडिया और चाइना, ये दो बड़े देश अपने मीन्स खास करके भारत जो है वो अपने पड़ोस में चाइना को आने नहीं देना चाहता और चाइना यहाँ पर और ज़्यादा आना चाहता है। तो ये राइवलरी जो है इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है मालदीव्स का होगा, क्योंकि मालदीव्स कहेगा कि हमें ब्रिज चाहिए, इंडिया कहेगा कोई बात नहीं ब्रिज बना देंगे, हमें पानी का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं पानी बना, यू नो। तो दिस इज हाउ दे कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। मालदीव्स, इंडिया फर्स्ट और नॉट, अनलाइकली इंडिया आउट, ये क्लियरली ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल ये कहता है कि इंडिया भले ही इंडिया फर्स्ट, या फिर पहले जो सोली साहब की सरकार थी तो वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करती थी, लेकिन अब नई सरकार आई है, ये शायद इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो ना करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर हैं अब्दुल्ला यामीन, राइट, जो मैंने आपको बताया ना कि ये यामीन साहब जो हैं ये एंटी इंडिया थे, और 2018 में सोली साहब की जब सरकार आई तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहाँ पर अटेंड करने के लिए गए थे, उनका इनॉग्रेशन अटेंड किया था, राइट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, अकेले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर थे, तो दिस इटसेल्फ इंडिकेटेड कि भाई भारत जो है वो मालदीव्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जैसे मैंने आपको अलग अलग चैनल्स के बारे में बताया, तो इंडियन ओशियन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर ये देश बैठा हुआ है, और इंडियन ओशियन की बिजीएस्ट कॉमर्शियल लेन्स जो हैं वो इसके आसपास से गुजरती हैं, तो स्ट्रेटिजिकली ये देश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भले ही आइलैंड नेशन छोटा सा देश हो, लेकिन ऊपर वाले ने इसको एक ऐसी जगह पर बिठाया है कि बड़े बड़े देश जो हैं वो यहाँ पर आना चाहते हैं। फिर मोदी साहब की विजिट जो है उसने $1.4 बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया, राइट, और कहा कि हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। सोली साहब जो हैं उन्होंने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया, और यामीन जो हैं वो जेल में गए। यामीन ने कुछ ऐसी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स करवाए थे, चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, सऊदी अरेबिया को बहुत सारे ऐसे एटॉल्स जो हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स, ये बेचने की बात बताई थी। फिर यामीन साहब की जो सरकार थी उस समय पर सबसे ज़्यादा आईसिस को ज्वाइन करने वाले अगर कोई यंगस्टर्स थे, अगर देश और उसके रेशियो, पॉपुलेशन और उसके रेशियो के हिसाब से अगर देखेंगे, तो यामीन साहब की सरकार के दौरान मालदीव्स के यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा आईसिस को ज्वाइन कर रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय था। तो ये सारे इश्यूज़, और फिर भारत ने काफ़ी सारी मदद की, काफ़ी सारे मीन्स प्रोजेक्ट्स वहाँ पर चलाए, और यमन लेड फोर्स जो हैं
अब वापस आई हैं। ये मुइज़ू जो हैं मीन्स उन्हीं की पार्टी को बिलोंग करते हैं, और भारत के लिए थोड़ा यह चिंता का विषय रहेगा कि किस प्रकार से मीन्स एक कैंपेन के दौरान बहुत सारी बातें बताई जाती है, लेकिन कैंपेन के बाद जब आप सरकार में आ जाते हैं तब आपकी लिमिटेशंस भी बहुत सारी हो जाती हैं। तो अब किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल करेंगे वो देखना पड़ेगा। श्रीलंका का एक केस है हमारे सामने। श्रीलंका में राजपक्षे ब्रदर की जो सरकार थी, तो अभी उनकी सरकार है, उससे इससे पहले किसी और की सरकार थी, प्रो इंडिया सरकार थी, और इससे पहले फिर राजपक्षे थे। तो ये राजपक्षे ब्रदर्स जो हैं ये प्रॉपर एंटी इंडिया और प्रो चाइना थे। हम्बन टोटा वाला प्रोजेक्ट भी उन्होंने ही इश्यू किया था, लेकिन फिर ये हार गए इलेक्शन उसके बाद और फिर से पावर में आए हैं। तो अब भारत के साथ रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमेशा यही रहता है डिप्लोमेसी में, कोई परमानेंट फ्रेंड कोई परमानेंट दुश्मन नहीं रहता है। अपने अपने इंटरेस्ट पर सारे देश जो हैं वो काम करते रहते हैं। तो फिर भारत ने अभी राजपक्षे की सरकार है तो भी $4 बिलियन की एड दी, राइट, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती है और चलती रहती है। तालिबान जब वापस पावर में आया तो ऐसा लग रहा था कि भारत ने इतनी मेहनत की, भारत अफगानिस्तान की सरकार और लोगों की इतनी सहायता कर रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा कनेक्शन जो है वो टूट गया था, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होती जा रही है। तालिबान के साथ भारत एंगेज हो रहा है, एंगेज इन द सेंस बातचीत चल रही है। और अफगानिस्तान के लोगों को हमने 50,000 टन गेहूं प्रोवाइड किए थे वाया पाकिस्तान, याद है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। इंडिया का इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन जो है मालदीव्स में बहुत काफ़ी अच्छा है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है ये 500 मिलियन वाला प्रोजेक्ट हम वहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ 38 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं। और भारत ने जब वहाँ पर पानी का इश्यू हुआ था उस समय पर भारत ने फर्स्ट रिस्पोंडर का काम किया। भारत ने वहाँ पर पानी की सप्लाईज और ये सारी चीज़ें, पानी का मीन्स पानी वहाँ पर क्या है, सारा पानी जो समंदर का पानी है उसको फिल्टर करके लोग पीते हैं, तो वो बिगड़ गया था। तो उस समय पर हमारी इंडियन नेवी ने यहाँ से पानी वहाँ पर पहुँचाया था, पीने का पानी पहुँचाया था। और सुनामी आई थी तब भी हमने मदद की थी। तो अब आई होप कि ये मुइज़ी सरकार जो है वो ये सारी चीज़ें याद रखेगी। और आपकी स्क्रीन पर है मोहम्मद नशीद, बहुत ही अच्छे, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट थे, राइट। ये यामीन साहब आए तो उन्होंने फिर मोहम्मद नशीद पर बहुत सारे केस किए एक्सेट्रा। और मोहम्मद नशीद जो हैं तो उनको लगभग 7% जितने वोट्स मिले हैं। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के ये MDP पार्टी जो है उसमें भले ही स्प्लिट चल रहा हो, ये जो अभी पार्टी हार चुकी है तो उसमें स्प्लिट चल रहा हो, लेकिन नशीद जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच, देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन आई एम श्योर कभी भारत को ऐसे निकाला नहीं जाएगा, इंडिया आउट नहीं होगा। इंडिया थोड़ा उसका इन्फ्लुएंस कम हो सकता है, लेकिन फिर अब इंडिया कैसे है चीज़ों को हैंडल करता है, दैट विल मेक और ब्रेक द डील, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। स्वामीनाथन एंड कुरियन कन्फर भारत रत्न ऑन बोथ दिस लेजेंड्स। बहुत ही दुखद बात है कि MS स्वामीनाथन साहब जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, राइट। और अब इनका निधन हुआ है तो उनको भारत रत्न देने की बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आई है। वैसे स्वामीनाथन साहब जो हैं तो उनको रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, द वर्ल्ड फूड प्राइज़, पद्म विभूषण मिला है, लेकिन अब उनको भारत रत्न देने की बात है। इसी के साथ साथ जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब हैं उनको भी भारत रत्न देने की बात है। आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑपरेशन फ्लड जो है उसकी शुरुआत कुरियन साहब ने की, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी शुरुआत स्वामीनाथन साहब ने की। कुरियन साहब जो हैं ये पद्म विभूषण रिसिपिएंट हैं। उन्होंने हमारे देश में अमूल की स्थापना की, अमूल की शुरुआत की। हमारे देश में अलग से कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, लेकिन कुरियन साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 48 अवॉर्डीज़ हैं टोटल भारत रत्न के, उसमें से 14 ऐसे हैं जिनको पोस्ट्यूमसली यानी कि उनके निधन के बाद उनको भारत रत्न दिया गया है। तो ऐसे बहुत, फॉर एग्जांपल हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं तो उनको पोस्ट्यूमसली दिया गया। तो देयर आर सो मेनी पीपल लाइक दिस। आई थिंक सुभाष चंद्र बोस साहब है तो उनको दिया गया। तो ऐसे हमारे लीडर्स जो हैं, मीन्स जो अभी लेट्स से इस दुनिया में अब नहीं रहे, स्वामीनाथन साहब और कुरियन साहब, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें हमारे लिए की है, फूड सिक्योरिटी में जो एक, और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में जो कदम उठाए हैं, और उससे करोड़ों जीवन प्रभावित हुए हैं, तो इनको तो डेफिनेटली एक भारत रत्न बनता ही है, isn't it? Now dear friends, एज ऑफ कंसेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, राइट। पैनल्स पॉइंट वैलिड बट कंसर्न्स मस्ट बी एड्रेस। जो पैनल है लो कमीशन की उसके पॉइंट वैलिड हैं,
लेकिन जो चिंताएं हैं उसको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। एज ऑफ कंसेंट, अब पता चल गया ना, एज ऑफ कंसेंट का मतलब है कि जो दो, एक लड़का लड़की हैं, लेट्स से, राइट, एक कपल हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, राइट, और दे आर समवेयर बिटवीन, सी ये प्योर मैं ब्रैकेट यहां पर दे रहा हूं, 16 और 18 के बीच की बात है। फिर यहां पर 12 साल के 13 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए कॉन्सेंट की बात नहीं है। वी आर मीन्स प्रिसाइसली ये जो अभी डिस्कशन चल रही है सिर्फ यहाँ पर नहीं, जो कोर्ट में डिस्कशन चल रही है, देश में डिस्कशन चल रही है, ये इन्हीं बच्चों को लेकर है, या फिर इस रेंज के जो एडोलसेंट हैं इनकी बात है कि 16 से लेकर 18 साल के जो लड़के लड़की हैं तो उनकी बात है, उनके एज ऑफ कंसेंट की बात है कि उन दोनों के बीच में अगर लेट्स से सेक्सुअल रिलेशन डेवलप होता है या फिर वो डेवलप करना चाहते हैं तो फिर क्या क्या इश्यूज हैं, लीगल हर्डल्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें। अब लॉ कमीशन जो है उसने रिकमेंड ये किया है कि जो पॉक्सो हैं, राइट, पॉक्सो यू नो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनको उनका शोषण किया जाता है, रेप किया जाता है, राइट, सेक्सुअली असोल्ट किया जाता है, तो इन चीज़ों से बचाने के लिए एक अलग से पॉक्सो एक्ट है। मुझे हमेशा ये पॉस्को याद आता है, पॉस्को वो कंपनी, साउथ कोरिया की एक कंपनी थी, तो एक केस भी बहुत था पॉस्को का, लेकिन दिस वन इज पॉक्सो। तो लॉ कमीशन recommends keeping age of consent in POCSO Act and reduction to 16 में harm child marriage and trafficking efforts। लॉ कमीशन ने ये कहा है कि जो पॉक्सो एक्ट है उसमें है कि 18 ईयर्स, राइट, 18 ईयर्स के ऊपर के जो लोग हैं वो सेक्स कर सकते हैं, अपनी मर्जी से सेक्स कर सकते हैं। अगर 18 से कम है और सेक्स होता है तो फिर उसको रेप कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो लॉ कमीशन का कहना यह है कि अगर ये 18 ईयर्स को अगर 16 में कम किया गया तो फिर चाइल्ड मैरिज बढ़ सकते हैं और ट्रैफिकिंग के इश्यूज भी बढ़ सकते हैं, ट्रैफिकिंग के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो देयर आर मेनी रिस्क एसोसिएटेड विद लोअरिंग द एज। अगर एज कम की जाती है, 18 से 16 की जाती है, तो बहुत सारे ये इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, राइट। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इट्स नॉट दैट ईजी। हाई कोर्ट्स और CJI ने भी एक्सप्रेस मीन्स कंसर्न, चिंताएं व्यक्त की है ये पॉक्सो को लेकर। द रीज़न इज, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, लेट्स से कि कोई कॉलेज या फिर स्कूल में लड़का लड़की पढ़ रहे हैं, दे आर बिटवीन 16 एंड 18, राइट। अब इन दोनों की मर्जी से एक दूसरे के साथ रोने, लेट्स से दे हैड ए सेक्सुअल इंटरकोर्स और बार बार हुआ, लेट्स से उन दोनों के बीच में। अब किसी को पता चल गया, पेरेंट्स को पता चल गया, दोनों पेरेंट्स को पता चल गया, तो ऐसा होना इट्स वेरी कॉमन थिंग। या फिर ऐसा कि लड़की का जो भाई है या फिर उनके पेरेंट्स जो हैं वो सोचेंगे कि नहीं, अब वो जो लड़का है उसको तो हमें उसका जीवन बर्बाद कर देंगे, हमारी बेटी के साथ ऐसा किया, राइट। और फिर वो बेटी को समझाकर फिर केस फाइल करेंगे कि ये लड़के ने हमारी बेटी के साथ रेप किया है, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, लेट्स से, और फिर सिर्फ इतना पता चल जाए कि हाँ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था और इन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, तो फिर वो लड़का जो है उस पर रेप का केस लग सकता है और वो हो सकता है कि 10 साल 20 साल तक जेल में रहें, यू सी। तो ये एक इसकी डार्क साइड है कि यू नो कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि भाई ऐसा अगर और ये हो रहा है, हमारा इतना बड़ा देश है, राइट, और ये चीज़ जो है दिस थिंग्स आर हैपनिंग, आई एम नॉट सेइंग एवरीवेयर बट दे आर हैपनिंग। तो फिर ऐसी चीज़ों में बच्चे जो हैं वो फंस ना जाए, वो भी देखना पड़ेगा ना कि लॉ में टेक्निकलिटी की वजह से कुछ बच्चों का जीवन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़राब ना हो जाए, खास करके कॉन्सेंशुअल रिलेशंस में ऐसा ना हो। और एक तरफ अगर छूट दी जाए तो चाइल्ड मैरिजेस और ट्रैफिकिंग का इश्यू है। तो CJI जो है वो भी इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए। तो लॉ कमीशन ने कहा है गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन। इसमें बेसिकली ऐसा होगा कि जुडिशरी जो है वो डिस्क्रिशन से, अपनी बुद्धिमत्ता से सोचेगी, विवेक बुद्धि से, कि भाई चलो ये पर्टिकुलर केस में रेप नहीं है तो दिस इज़ नॉट रेप, दिस इज कॉन्सेंशुअल, दिस वन इज़ पॉक्सो रिलेटेड, तो इसमें ये लगाएंगे। तो ऐसी अभी बात जो है वो ये गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन से चल रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार का काम है, इन द सेंस के सरकार जो है, या फिर व्हेन आई से सरकार आई मीन टू से कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को इस पर स्पेसिफिक लॉ बनाने की ज़रूरत है। चाइल्ड प्रोटेक्शन और यंग एडल्ट ऑटोनॉमी, ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। और CJI जो है उन्होंने भी एज ऑफ कंसेंट को लेकर जो चैलेंजेस हैं वो हाईलाइट किए,
नो लीगल कंसेंट अंडर 18 इवन इफ प्रेजेंट। प्रिजम्पशन ये लगाना जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। सरकार कोई या फिर पार्लियामेंट कोई नया लॉ लेकर आती है, नहीं, स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको मिलकर इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Now, dear friends, let's talk about mining mafia rules. Law enforcement, ecological protection takes a hit. Mining mafia का राज आजकल से थोड़ी, ये KGF और एक और बहुत फिल्म है, मीन्स पता नहीं लोगों को क्यों वो पसंद आई, मुझे नहीं आई। आई एम सॉरी कि मुझे वो फिल्म पसंद नहीं आई। क्या नाम है उस फिल्म का? 2 पार्ट्स में है, मनोज वाजपेयी भी हैं और फिर नवाजुद्दीन शरीफ है। बहुत गालियाँ बोलते हैं उस फिल्मों के अंदर। गैंग्स ऑफ वासेपुर, यस, वो दोनों फिल्म, वो पार्ट 1 पार्ट 2, तो बहुत मैंने तारीफ़ें सुनी कि वो फिल्म देखिए, लेकिन मैंने आई वॉच द फिल्म। ऐसा नहीं है कि फ़िल्म ख़राब है, फिल्म बहुत अच्छी होगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद आई है सही, लेकिन मुझे इस प्रकार की फिल्में पसंद नहीं है। एनीवेज, ये हर एक की अलग अलग चॉइस है और टेस्ट है। जिनको पसंद है उनको कोई सज़ा देने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो माइनिंग माफिया जो है वो उसमें भी हमने देखा, तो मीन्स यहाँ पर माइनिंग माफिया की हम बात कर रहे थे। तो माइनिंग माफिया जो हैं उनकी दादागिरी हर जगह पर हैं, राइट, पूरे देश में है। आप देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे याद है कि राजस्थान की हाई कोर्ट ने भी ये कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रश्न उठाया था कि ये अरावली की जो पर्वतमाला है, राइट, हमारे देश की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली की पर्वतमाला, उसके कुछ पर्वत गायब हो चुके हैं। कहाँ गए वो पर्वत? और ये जब अब पहाड़ है, पर्वत है, ये गायब हो जाएंगे ना, तब क्या होगा कि ये एक प्रकार की दीवार का काम करते हैं। जो थार डेजर्ट है उनकी जो धूल है तो वो ये रोक लेते हैं। अगर आप इसमें गैप्स बनाएंगे ना तो ये धूल जो है ये पूरी हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और इन सारे बेल्ट्स में फैल जाएगी और वहाँ की खेती बाड़ी प्रभावित होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, बहुत सारे इश्यूज और पॉल्यूशन के इश्यूज, एयर पॉल्यूशन बढ़ा सकता है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। फिर मुझे अब भी याद है, आई थिंक दिस हैपेंड समवेयर इन बिटवीन, अब देख लीजिएगा, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा इसको, आई थिंक ये 2013 या फिर 2012-13 के आसपास का मामला है, मे बी 2014 का भी हो सकता है। एक आईपीएस ऑफिसर, राइट, उनकी वाइफ जो है वो आईएएस ऑफिसर थी, उनकी जस्ट शादी हुई थी, थोड़ा ही टाइम हुआ था, यंग आईपीएस ऑफिसर, राइट, एंड आई थिंक इन मध्य प्रदेश में वो एक ऐसे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, यंग आईपीएस ऑफिसर, जस्ट इमेजिन, और वो एक ट्रैक्टर जो है वो इलीगल, ये माइनिंग का ट्रैक्टर जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे और ट्रैक्टर वाले ने वो ट्रैक्टर नहीं रोका और आईपीएस ऑफिसर जो है वो ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पर देखिए डीएसपी सुरेंद्र सिंह, उनकी इलीगल माइनिंग को रोकने की कोशिश उन्होंने की और ये जो व्हीकल है वो उन पर चढ़ा दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो हरियाणा सरकार ने, जब ये इंसिडेंट हुआ ना, तो हरियाणा सरकार ने कहा कि अब हम ये माइनिंग माफियाज़ को नहीं छोड़ेंगे और जिन जिन जगहों पर अरावली की पर्वतमाला और आजू बाजू में हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे और मॉनिटर करेंगे कि कहीं पर अगर ऐसी चीज़ें चल रही तो ड्रोन से पकड़ना, इट्स वेरी वेरी ईजी, इज़न्ट इट। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें करप्शन के बिना हो सकती हैं? वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनकी परमिशन के बिना उनको एक बहुत अच्छा परसेंटेज जो है वो मिलता है, ये रियलिटी है, और तभी ये चीज़ें हो सकती है। वरना किसी की क्या हिम्मत है कि सरकार को पूछे बिना या फिर सरकार की परमिशन के बिना वहाँ पर ये माइनिंग चल सके। लेकिन पूरी सिस्टम जब करप्ट होती है ना, तब एक दो ऐसे जो आप कह सकते हैं कि नॉन करप्ट लोग हैं या फिर देश की सेवा करने के लिए सर्विसेज को ज्वाइन करने वाले लोग हैं, इनकी बलि चढ़ाई जाती है। और ऐसा ही हुआ ना, क्योंकि अब डीएसपी सुरेंद्र सिंह साहब का निधन हुआ, उसके कुछ समय के बाद धड़ाधड़ यहाँ पर फिर से ये चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। माफिया जो हैं उन्होंने मॉनिटरिंग कमज़ोर हुआ और फिर दूसरे ऑफिशियल्स को असोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। थर्सडे की बात है जब तुरू के एसडीएम साहब और उनकी टीम जो है वो बाल बची है, वरना एक ओवरलोडेड ट्रक जो है वो उनके साथ टकरा जाता। तो इस प्रकार के इंसिडेंट्स आप देखिए, इनकी हिम्मत देखिए, और इनके ड्राइवर्स जो हैं उनको कितना उनके सेठ ने सिखाया होगा, कितना बैकअप होगा कि उनको ये परमिशन दी जाती है कि अगर आपको कोई रोके तो रुकना नहीं है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। एक्सीडेंट का केस जो है वो जीतना आसान हो जाएगा हमारे लिए, गाड़ी चढ़ा दो उनके ऊपर, कोई इश्यू नहीं है, भले ही वो एसपी हो, डीएम हो, इट डजेंट मैटर, मार डालो साले को,
तब पता चलेगा इनको कि हमें कैसे रोका जा सकता है। इस प्रकार का एटीट्यूड चल रहा है और ऑपरेट चल रहा है। द रीज़न इज कि इनके लिए क्या है कि ये एनवायरमेंट कुछ नहीं, पैसे हैं, और पैसों से ये सारे जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं ना, उनको ये, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट उनके लिए ये प्रोस्टिट्यूट के समान है कि आप पैसे दो, ये कपड़े उतारेंगे। इस प्रकार, दिस इज अ रियलिटी। इस प्रकार का एटीट्यूड मीन्स ये ऑफिसर्स को ऐसे देखते हैं कि उनको क्या चाहिए, कुत्ते हैं, उनको पैसे डाल दो। और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे कुत्ते हैं भी जो पैसे लेकर एनवायरनमेंट को बेच रहे हैं। आज वो पैसे अपनी जेब में भर लेंगे, अपना सो कॉल्ड फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे, लेकिन कुदरत जो है वो उनकी वजह से हर किसी के ऊपर मीन्स एक प्रकोप जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो इलीगल माइनिंग जो है इट्स अ वेरी वेरी बिग इश्यू। पंजाब में भी ऐसे केसेस देखने को मिले। पंजाब में 2 पुलिस चीफ्स जो हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया। अब ना सी ये किस पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करें, राइट, आपको देख लीजिए, राइट, अरविंद केजरीवाल पूरी जो मूवमेंट एंटी करप्शन की, राइट, अब एक मंजे हुए खिलाड़ी बन गए ना पॉलिटिक्स के। अब देखिए, एक ऑफिसर हैं निम्बाले साहब, उन्होंने एक माइनर गैंग को बस्ट किया तो उनका ट्रांसफ़र हो गया पंजाब में। पंजाब में किसकी सरकार है? आपकी सरकार है। दूसरी तरफ एक चौहान साहब हैं, चौहान साहब ने आपका जो एक एमएलए हैं उसका एक रिलेटिव उसको गिरफ्तार किया ये माइनिंग में, तो उसका भी ट्रांसफ़र हो गया। सी, तो ये क्या मैसेज ये सेंड कर रहे हैं? वी ऑल कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, राइट? So this is very very unfortunate. Now dear friends, let's talk about a very very interesting article, very important article, and I can bet के I'm sure किसी ने भी इस आर्टिकल को दूसरे अगर चैनल्स को आप देख लीजिए, राइट, आई कैन टेल यू कि उन्होंने ये टॉपिक को कवर नहीं किया होगा, बट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रिपल जेप्रेडी इन हेल्थ, दिस इज नॉट ऑल। नॉट ओनली आर वी नॉट conserving the existing stock of medicines, the drug pipeline of new antibiotics is drying up or has done so already. Dear friends, AMR, antimicrobial resistance, as we all know, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये माइक्रोब्स जो हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट बन जाते हैं। फिर आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खाइए, कितने भी एंटीबायोटिक्स लीजिए, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बहुत कम लोग इस पेंडेमिक को मानते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस कम है। पैथोजेंस जो हैं वो इतने ज़्यादा म्यूटेट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि अब वो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करने लगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और AMR की वजह से, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से 2019 में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोगों की मृत्यु इस दुनिया में हुई है बिकॉज ऑफ AMR, एंड दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइट, दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। अभी जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं, जो भी हमारे पास दवाइयाँ हैं, उनको तो कंजर्व करना ही है। इसी के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली नई एंटीबायोटिक जो हैं ये पाइपलाइन में नहीं है, इन द सेंस कि इसके ऊपर रिसर्च या फिर नई एंटीबायोटिक्स जो हैं उसको डेवलपमेंट का काम उतना ज़्यादा नहीं चल रहा है। 3 बड़ी चीज़ें जो हमारे लिए चिंता का विषय, एक तो है कि करंट एंटीबायोटिक्स जो है ये इनइफेक्टिव होती जा रही है, नई नहीं आ रही हैं, और क्रिटिकल नीड फॉर एक्सेस के अब मीन्स नहीं, अगर आ भी जाए तो उसका एक्सेस हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज़ ऑल्सो ए बिग कंसर्न। तो ये एक बहुत ही सीरियस हेल्थ इमरजेंसी है जिस पर सरकारें उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट वी हैव टू बी मोर सीरियस, वरना ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा पेंडेमिक हो सकता है। और बहुत सारे राइटर्स ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ को लेकर चिंताएं व्यक्त की है कि आज अगर इसको हैंडल नहीं किया ना तो 5-10 सालों के अंदर ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये कोविड हमें बहुत छोटा लगेगा। वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसके बाद पेनिसिलिन जो है उसका मास प्रोडक्शन हुआ, और 1980s में फिर इसका रीफॉर्मुलेशन और ये सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है दैट इज़ प्रायोरिटी पैथोजेंस, राइट। प्रायोरिटी पैथोजेंस की बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव होते हैं और ये सीरियस या फिर सीवियर इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और इनके लिए हमें चाहिए नई एंटीबायोटिक, क्योंकि ये पुरानी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इन पर इफ़ेक्टिव नहीं रहती है। WHO जो है उसका रिव्यू भी ये कहता है कि अभी 5 सालों के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसी नई एंटीबायोटिक्स जो हैं उनको अप्रूवल मिला है, और इस 2 में से एक जो है यही सिर्फ क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस को टारगेट करती है। और जो पाइपलाइन में होनी चाहिए कि लेट्स से 50 हैं, 100 जितनी एंटीबायोटिक्स हैं उनको फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में ट्रायल किया जा रहा है, तो ये पाइपलाइन जो है ये श्रिंक होती जा रही है, उतनी नई एंटीबायोटिक्स आ ही नहीं रही है, राइट। नो ऐसे ड्रग कैंडिडेट्स हैं जो फेज़ 3 में हैं अभी, राइट।
और इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो क्रिटिकल पैथोजेंस को टारगेट करें। तो क्यों, मीन्स ये प्रॉब्लम पता है, इसकी वजह मीन्स पता है, इसके बावजूद भी कंपनीज जो हैं वो इस दिशा में काम क्यों नहीं कर रही है? द रीज़न इज ज़्यादातर इनोवेशंस जो हैं या तो यूनिवर्सिटीज़ या तो छोटे बिजनेसेस के द्वारा, छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा नई चीज़ों को ढूंढा जाता है। फिर जब ये चीज़ों को ढूंढा गया, फिर उस पर अगर जैसे काम होगा तो पैसों बहुत चाहिए, कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ज़्यादा बढ़ने की वजह से फिर ये नए इनोवेशंस जो हैं उनको, वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, ड्रॉप किया जाता है कि भाई उस दवाई को आगे नहीं बनाना है, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, लेट्स फोकस ऑन व्हाट अर्न्स प्रॉफिट। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो हाई प्रॉफिट डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर एक्सेट्रा, ऐसे डिजीज़ पर ज़्यादा फोकस करती है, बहुत पैसे उसमें मिल जाते हैं। फिर ऑर्फन डिजीज़ हैं, ऑर्फन डिजीज़ ऐसे डिजीज़ हैं, रेयर डिजीज़, राइट, तो उनकी दवाइयाँ जो हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। बहुत कम लोगों को, मीन्स पूरी दुनिया में लेट्स से 2 मिलियन 3 मिलियन लोग हैं, लेकिन बस उतने ही कस्टमर्स हैं, वो फिक्स कस्टमर हो गए और उनसे लाखों रुपए लिए जाते हैं, एक एक कस्टमर से लाखों लाखों रुपए लिए जाते हैं। तो ये कंपनीज जो हैं वो इनको कैटर करके बहुत सारे पैसे बना रही है, तो उनको नई जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतने पैसे होने के बावजूद भी वो रिस्क एवर्स हो रहे हैं। दे शुड टेक ए रिस्क, उनके पास इतने पैसे और पैसों का फ्लो आता ही जा रहा है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स इतनी हेल्दी है, तो दे शुड टेक आउट सम मनी। और इसमें इस दिशा में उनको ये जो नई ये जो हम एंटीबायोटिक्स हैं, राइट, नई एंटीबायोटिक्स आज के ज़माने के लिए और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। और इसके लिए एक जो सॉल्यूशन है वो ये है कि एंटीबायोटिक्स का जो ओवर द काउंटर या फिर धड़ाधड़ यूज़ हो रहा है तो ये हम कम करवाएं, और इसी के साथ एंटीबायोटिक्स को ग्लोबल पब्लिक गुड के तौर पर टैग किया जाए। ग्लोबल पब्लिक गुड में ऐसा होगा कि फिर सरकारें जो हैं वो पैसे दे सकती हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको CSR के तौर पर मजबूर किया जा सकता है, उनको कहा जा सकता है कि भाई आप ग्लोबल गुड, पब्लिक गुड में पैसे दीजिए, राइट। तो इसकी रिसर्च जो है इसको प्रायोरिटी मिल सकती है, पैसे मिल सकते हैं, और फिर लोगों की भलाई के लिए, हम सब की भलाई के लिए एक नई एंटीबायोटिक जो है वो ढूंढी जा सकती है। और इसी के साथ साथ नई नई जो है वो ढूंढने का प्रयास कंटिन्यूसली चलता रहेगा और चलता रहना चाहिए, वरना दिस इज़ नॉट ए डराने की बात है, ये रियलिटी है। ये पेंडेमिक आपने देखा ना, 2019 में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों की मृत्यु इसकी वजह से हुई है, और आगे हो सकती हैं और हो भी रही है। तो धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, एक समय आएगा कि हर साल करोड़ों लोगों की मृत्यु होगी इसकी वजह से। तो कोविड की वजह मीन्स उससे भी एक बड़ा इश्यू हो सकता है और होने लगा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस कहाँ पर है, बहुत कम अवेयरनेस है इस चीज़ को लेकर। क्वेश्चंस देख लेते हैं, राइट, 3 क्वेश्चंस है आपके लिए। अभी कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने कर्नाटका सरकार को एक आदेश दिया है कि आप तमिलनाडु को कितनी क्वांटिटी वाटर इश्यू करेंगे, बताइए। 4 ऑप्शंस हैं। फिर कनाडा की सरकार, राइट, ऐसा लगता है कि डेवलप देश जो हैं वो तो टेररिस्ट को मारने वाले देश हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकारें जो हैं अलग अलग जगह पर, देखिए कनाडा जो है 1975 में अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश के फादर कहे जा रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान साहब जो हैं प्रेसिडेंट थे, उनकी हत्या हुई, उनका असैसिनेशन हुआ 75 में। तो ये करवाने वाला जो मेन प्राइम सस्पेक्ट है वो कनाडा चला गया, कनाडा की सरकार ने उसको असाइलम दिया, पनाह दी। इस व्यक्ति का नाम क्या, बताइए। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। और लास्ट क्वेश्चन है, WTO ने अपना डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, WTO का ये डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो है ना, इसको कहा जाता है क्राउन ज्वेल ऑफ WTO, सरताज कहा जाता है, क्राउन ज्वेल ऑफ WTO। पता है क्यों? एक पर्सपेक्टिव के तौर पर अगर हम देखें तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं आंसर भी दे देता आपको। तो जब से इसकी शुरुआत हुई, चलो 19 ही है सारे के सारे, तो चलो मैंने उतना ही कहा था। तो जब से XYZ ईयर से इसकी जो शुरुआत हुई है ना, तब से ये WTO के ये डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की वजह से 493 केसेस सॉल्व हुए हैं। कितने? 493। और उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे 1947 में, आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर, ये आंसर नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस जो हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सॉरी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ की स्थापना 1947 में हुई। तब से लेकर आज तक
आईसीजे ने 190 केसेस को हैंडल किया है। तो यू कैन इमेजिन कि डब्ल्यूटीओ वाला जो है ये कितना सक्सेसफुल है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग। तो ये बताइए कि डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो है इसकी स्थापना कब हुई। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और कोई रिव्यू है, कोई सजेशन है तो डू लेट मी नो। टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं मुझे आप, और ईमेल कर सकते हैं। ईमेल से ज़्यादा आई वुड से कि टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, इट्स वेरी इजी। इंस्टाग्राम पर मैसेज करें तो भी चलेगा, लेकिन आई प्रेफर टेलीग्राम, राइट। तो टेलीग्राम में जो हमने ग्रुप बनाया है ना, उसमें आप मैसेज छोड़ सकते हैं। तो उसमें सब नियर डियर वंस ही हैं, सारे रेगुलर स्टूडेंट्स ही हैं उसमें। तो कोई भी आपके सजेशंस हो इस सीरीज़ को लेकर तो बताइए। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। अभी 1 महीना हो चुका है, हमने फिर से इसको रिस्टार्ट किया है, और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो अच्छी दिशा में जा रही हैं, राइट। स्टूडेंट्स काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा हूँ। तो बट आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, राइट। 1 महीना हुआ है इसका, और इसको कंटिन्यू रखना है हमें और आगे बढ़ना है। तो क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, आप टीम मेंबर्स हैं तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, राइट, क्योंकि आपने दूसरे एनालिसिस भी देखे हैं। तो बताइएगा ज़रूर मुझे कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, क्या कोई बदलाव की ज़रूरत है। आई एम श्योर ग्राफिकली इट्स वेरी एनरिचिंग कंपेयर टू अदर्स, राइट। बाकी दूसरों के मैंने देखे हैं तो दे आर वेरी मीन्स प्लेन, राइट। यहाँ पर मैंने काफ़ी ग्राफिक्स और सारी चीज़ें ऐड की हैं ताकि आपको और ज़्यादा विजुअली भी अपीलिंग लगे। और कंटेंट तो हमेशा हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो कंटेंट रहा है, और उस पर मुझे पूरा विश्वास है कि इतने सारे आर्टिकल्स, इतने अलग अलग न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स जो हैं, एक पूरा कॉम्बो जो है वो हम देखते हैं, तो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बट आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, राइट। आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या जानते हैं, डू लेट मी नो। एंड yeah, that's it from now, for now of course, and I will see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.